हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में ये हमारा सेट नंबर 4 है। इसमें कुल 10 एमसीक्यू हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। कथन एक कह रहा है, ए कह रहा है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। कथन बी कह रहा है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। कथन सी कह रहा है कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त का अधिकार। कथन डी कह रहा है कामगारों के लिए निर्वाह, मजदूरी और काम करने के न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा प्रोविजन था जो 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से डीपीएसपी में जोड़ा गया था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने अगर लगाया इसमें बी तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। देखिए बी ही जोड़ा गया था और अन्य प्रोविजन जो थे अगर देखें हम तो जो अनुच्छेद है 43 के अंतर्गत क्या दिया गया है प्रोविजन। सबसे पहले हम समान कार्य के लिए समान वेतन देख लेते हैं। अगर समान कार्य के लिए समान वेतन देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 39D के अंतर्गत, अनुच्छेद आर्टिकल 39D के अंतर्गत मिलेगा समान कार्य के लिए समान वेतन। और उद्योगों के प्रबंधन तो ये तो जोड़ा ही गया था और ये किसके अंतर्गत जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। और 43A जोड़ा गया था, 43A लाया गया था, जोड़ दिया गया था। तो उसके अंतर्गत ये दिया गया था उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। जिससे ये क्या होगा, जो भी कंपनी उसके जो चेयर मेंबर होंगे उसके कंपनी के, वो लोग जो भी निर्णय लेंगे तो श्रमिकों की भी भागीदारी होगी। तो श्रमिक भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो कोई हार्ड डिसीजन नहीं लिया जाएगा जो हर श्रमिकों को नुकसान पहुंचाए, ऐसे निर्णय नहीं लिया जाएगा। अगर उनकी भागीदारी होगी तो सुनिश्चित किया गया था उनकी भागीदारी श्रमिकों की। तो 20 का करेक्ट सही है। तीसरे कथन की बात करें, सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था जो की गई थी, शिक्षा, कार्य और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 41 में दिया गया, 41 में इसका प्रोविजन किया गया है। अगर डी देखें तो कामगारों के लिए निर्वाह, मजदूरी और काम करने के न्यायसंगत और न्यायोचित मानवोचित दशाएं, तो आर्टिकल 42 में दिया गया। यहाँ मानवोचित दशाएं देखिए इसके लिए ये किया गया था, पहले कास्ट सिस्टम था हमारे वहाँ और कुछ वर्गों को निर्धारित कर दिया गया तो वो लोग कुख्यात काम कर पाएंगे, जैसे हाथ से मैला ढोना, तो उनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के लिए ये प्रोविजन किया गया था। वो आर्टिकल 14 में दिया गया, 42 में दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है देश के किसी भी भाग में दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने का आदेश गृह मंत्रालय द्वारा पारित किया जाता है। कथन दो कह रहा है किसी भी सार्वजनिक आपातकाल के मामले में दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है बी बिल्कुल सही काम किया। देखिए यहाँ गृह मंत्रालय नहीं होता है, यहाँ जो दिया हुआ है गृह मंत्रालय, तो बिल्कुल गलत है। गृह मंत्रालय नहीं करता है। गृह मंत्रालय के जो सचिव होते हैं, गृह सचिव होते हैं, वो करते हैं, गृह मंत्रालय नहीं करता है। और देखिए राज्यों में जो होता है सुपरविजन तो राज्य सचिव करते हैं, और केंद्र पूरे भारत में अगर करती है तो क्या होता है, केंद्र सचिव करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, जब गृह मंत्रालय दिया था तो इसलिए एक गलत है, दो सही है। किसी भी सार्वजनिक आपातकाल के दौरान दूरसंचार सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है, तो दूसरा बिल्कुल सही था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ घास के मैदान दिए हुए हैं, इधर राज्य दिए हुए हैं, तो किनका संबंध किससे आपको ये बताना है। कथन ए दिया हुआ है एक मालधारी, दो दिया है बन्नी, तीन दिया है उखरूल और चार दिया हुआ है सरमती। तो बताइए इनका संबंध किससे है। मालधारी का संबंध दिया है राजस्थान, बन्नी का संबंध दिया है गुजरात, और तीन दिया हुआ है उखरूल का संबंध उत्तराखंड, और चार दिया हुआ है सरमती इसका नागालैंड। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, सही सुमलित है। आपको ग्रासलैंड से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा यूपी पीसीएस में देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ देखें तो मालधारी जो है एक ट्राइब है, जो घुमंतू ट्राइब है, और ये कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान गुजरात के रीजन में पाई जाती है। और कौन से घास के मैदान में भैंसों को चराते हैं अपने, तो ये बन्नी घास के मैदान में चराते हैं। तो अगर हम पहला देखें तो पहला हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि एक ट्राइब का नाम है, ना कि किसी घास के मैदान का। ये बन्नी घास का मैदान बिल्कुल सही है, राजस्थान गुजरात के रीजन में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। उखरूल देखें, उखरूल उत्तराखंड के रीजन में पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है उखरूल। अगर देखें दूसरा यहाँ पे सरमती, सरमती कहाँ पाया जाता है, नागालैंड में। एक घास का मैदान आप लोगों को पता होगा 16 ग्रासलैंड, ये कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के रीजन में। तो ऐसे में हमारा सही आंसर निकल जाता है डी। जिन लोगों ने डी लगाया था तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे पीडीएफ में आपको आंसर मिल जाएगा, अगर इसको पढ़ लेंगे तो और बेहतर रहेगा, आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन गुज्जरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है ये जंगल में रहने वाले खानाबदोश समुदाय हैं जो केवल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कथन दो कह रहा है ये उत्तराखंड के तराई, भाबर और शिवालिक क्षेत्र से पश्चिम हिमालय के ऊंचाई बुग्याल के मौसमी प्रवास करते हैं। तो बुग्याल एक ग्रासलैंड भी है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें पहले कथन को, जो यहाँ पे दिया हुआ है उत्तराखंड में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड में ही नहीं पाए जाते हैं, ये उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा देखें तो बिल्कुल सही है। तराई, भाबर और शिवालिक क्षेत्र के पश्चिम हिमालय में जो है ये बुग्याल घास के मैदान वाले मौसम में प्रवास करते हैं, ये घुमंतु जनजाति हैं। तो ऐसे में हमारा दो इसमें बी में दिया हुआ है, तो बी करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, भुगतान संतुलन केवल चालू खाते और पूंजी खाते के अंतर्गत किए गए लेन देन को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? भुगतान संतुलन में। अब देखिए दूसरा कथन कह रहा है कि चालू खाता दृश्य वस्तुओं, जिसे व्यापारिक माल भी कहा जाता है, जो व्यापारिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। अदृश्य वस्तुएं, जिसे गैर व्यापारिक भी कहते हैं, के निर्यात आयात को दर्शाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ भुगतान संतुलन का मतलब ये हो गया, आप 10 रुपये किसी देश की वस्तु किसी देश को निर्यात करते हैं, 10 रुपये का आयात करते हैं, तो आपका भुगतान मतलब BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है, आपके अंदर संतुलन है। मतलब आप लॉस में नहीं है ना वो लॉस में है, तो आपका बैलेंस चल रहा है, सही संतुलित है। इसी चीज़ को कहते हैं आयात निर्यात के संतुलन को। अगर यहाँ पे देखें पहले कथन में, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर पहले कथन में देखें तो ये केवल चालू खाते और पूंजी खाते को सम्मिलित करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें पूंजी खाते और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, चालू खाता और दृश्य अदृश्य दोनों सम्मिलित होते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाता है पहला कथन। और दूसरा कथन इसमें बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने बी लगाया था वह बिल्कुल सही है उनका। देखिए होता क्या है इसमें, कितने को जोड़ा जाता है? चालू खाता को, पूंजी खाता को, त्रुटि और भूल चूक खाते को, 3 खातों को जोड़ा जाता है इसमें, पूंजी खाता और चालू खाता। अगर चालू खाता में देखें तो दृश्य और अदृश्य दोनों जोड़े जाते हैं। दृश्य वस्तुओं में क्या होता है, मान लीजिए आप मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं, तो मोबाइल ये क्या हो गया, दृश्य हो गया। लेकिन आप सर्विस देते हैं, आप टीचिंग करते हैं ऑनलाइन, तो ये क्या होगा, किसी तरह का फिजिकल कोई चीज़ तो उसको ट्रांसफ़र नहीं किए, तो इसको क्या करेंगे, अदृश्य हो गया। लेकिन इसमें दृश्य था। आपको अदृश्य और दृश्य में समझ में आ गया होगा भुगतान संतुलन में। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला गलत क्यों था, केवल चालू और पूंजी खाते को जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल गलत है। इसमें अन्य को भी जोड़ा जाता है, त्रुटि और भूल चूक को भी जोड़ा जाता है, इसलिए पहला गलत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 खातों को जोड़ा था, चालू खाता, पूंजी खाता और यहाँ पे त्रुटि और भूल चूक खाता। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी गणना करने में कुछ अमाउंट जो होते हैं मतलब ऐड नहीं हो पाते, या कुछ अमाउंट छूट जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ जाते हैं, तो उनको भूल चूक खाता कहते हैं। तो उसी को ऐड किया जाता है इसमें, तब जाके एवरेज अमाउंट निकलता है जो संतुलन को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों के साथ निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं मिलती हैं? अगर आपको कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी का लोकेशन याद हो तो आप आसानी से आंसर लगा पाएंगे। कथन 1 दिया ईरान, इराक, 2 दिया ईरान और 3 दिया है तुर्कमेनिस्तान। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आप देखेंगे फारस की खाड़ी, तो कुछ इस तरीके से लोकेशन आपको देखने के लिए मिल गया, फारस की खाड़ी हो गया। अगर देखेंगे यहाँ पे कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी यहाँ पे है। अब देखें इराक, तो इराक तो केवल इसी को टच करता है, ये कैस्पियन सी को नहीं करता है, ये तो गलत हो गया। और तुर्कमेनिस्तान तो इधर है, ये भी नहीं टच करता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर इसमें होगा केवल 2। जिन लोगों ने बी लगाया था बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा नदी की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, कौन सी? नर्मदा नदी। दूसरा कथन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में कावेरी नदी का बेसिन जो है सबसे बड़ा है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर बेसिन की बात की जाए तो देखिए बेसिन मतलब ये मुख्य नदी है, मान लीजिए कावेरी ही है। अब इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं उनके जितने बड़े क्षेत्र हैं, और उन नदियों सहायक नदियों के भी जो सहायक नदियाँ उनके जो क्षेत्र हैं सभी को जोड़ के कहते हैं उसको बेसिन। कितना बड़ा क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र उसको कहते हैं। तो ऐसे में हमारा दूसरा जो है कावेरी नहीं है, कावेरी नहीं है, तो बताइए कौन सी है? गोदावरी है। तो दूसरा गलत हो जाता है। अगर पहले क्वेश्चन को देखें तो प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो बताइए कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। कौन से पहाड़ पे है अमरकंटक? तो मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अमरकंटक से और कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं ये बताइए। यहाँ से अमरकंटक से निकलती है 3 नदियाँ, वो कौन कौन सी हैं? सोन है, नर्मदा है और जोहिला है। जोहिला का नाम याद रखिए, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता। जोहिला याद रखिए, सोन याद रखिए और नर्मदा याद रखिए, ये 3 नदियाँ निकलती हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। और यहाँ पे आपको पता होगा जो दूसरा कथन क्यों गलत था, क्योंकि गोदावरी है। आपको पता है एक चीज़ फैक्ट है, पूरे भारत में जितनी नदियाँ जल ग्रहण करती हैं उतना 10% गोदावरी करती है। तो 10% इसका भाग है, यहाँ पे शेयर है गोदावरी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं
हम यहाँ पे देख लेते हैं ईरान। ईरान देखिए यहाँ पे कैस्पियन सी से टच कर रहा है और यहाँ पे फारस की खाड़ी से, जबकि इराक केवल फारस की खाड़ी से कर रहा था। और तुर्कमेनिस्तान था वो भी देखिए केवल कैस्पियन सी से कर रहा था, लेकिन यहाँ पे फारस की खाड़ी से नहीं कर रहा था। बाकी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं, अन्य बातें। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से किस प्रकार भिन्न है। जो मौलिक अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्वों से किस तरह से भिन्न है, आपको ये बताना है। कथन एक कह रहा है मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। कथन दो कह रहा है मौलिक अधिकार समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे दिया मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में अंतर पूछ रहा है। तो पहला कथन देखें तो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अभी जो दूसरा कथन इसमें भाग है नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य केवल सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, तो बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा अभी पहले ही क्वेश्चन में आपने देखा है कि किस तरीके से काम करती है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक तरह का मतलब एक तरह का सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह का प्रोविजन करता है। ये सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण भी प्रोविजन करता है। पेंशन आपको इसी के अंतर्गत मिलता है। तो ये तो गलत हो गया पहला, इसका सेकंड भाग गलत था इसलिए गलत हो गया। और दूसरा कथन देखें इसमें से दूसरा कथन सही है या गलत। तो मौलिक अधिकार समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि यहाँ पे दूसरा कथन कह रहा है, इसका दूसरा भाग कह रहा है दूसरे कथन का नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के कल्याण को, तो ये दोनों पलट दिया गया है। अगर यहाँ पे होता मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है और नीति निर्देशक तत्व जो समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल सही हो जाता। देखिए डीपीएसपी के अंतर्गत क्या होता है कि बड़ी कम्युनिटी आती है, मतलब पूरे भारत के लिए नीति बनती है या राज्य के लिए नीति बनता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए नीति नहीं बनता है डीपीएसपी के अंतर्गत। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या करता है किसी एक व्यक्ति के कल्याण को सुनिश्चित करता है कौन, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। तो ऐसे में हमारा ये दोनों पलट दिया गया था, जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्कीमर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है यह जलीय पक्षी प्रजाति है जो केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है। इंडियन स्कीमर है, इसके बारे में पूछ रहा है। कथन दो कह रहा है कि इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुवेद्य वुलनरेबल सूची में सम्मिलित किया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आप इसको देखे होंगे पक्षी को तो समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो आप समझिए। देखिए पहला कथन यहाँ पे जो दिया है वो केवल, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए कि क्या केवल ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। दूसरा चीज़ आपको IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। तो देखिए दूसरा कथन जिन लोगों ने सही माना तो बिल्कुल सही है दूसरा कथन, लेकिन पहला कथन जो है वो क्यों गलत हो रहा है। दूसरा कथन यूँ इसलिए गलत हो रहा है कि देखिए पहले चंबल नदी और दूसरा उड़ीसा आंध्र प्रदेश के रीजन में पाई जाती है, तो इसलिए चंबल यहाँ पे छूट गया। चंबल क्या होता है, मध्य प्रदेश का रीजन है, तो उन रीजन में पाई जाती है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा इसमें देखें तो सुवेद्य है, तो बिल्कुल सही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। वुलनरेबल इसका IUCN स्टेटस है, तो आप ये याद रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे डिटेल दिए हुए हैं, आप इसको आराम से बैठ के पढ़िएगा। क्या है यहाँ पे मूल अधिकार दिए हुए हैं और यहाँ पे डीपीएसपी दिया हुआ है। आप दोनों का देख सकते हैं। देखिए मूल अधिकार क्या है, नकारात्मक है। नकारात्मक कैसे है कि राज्य पे प्रोविजन डालता है कि राज्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन ना करे, इसलिए राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता है, तो नकारात्मक है। दूसरा चीज़ देखें यहाँ पे डीपीएसपी, ये सकारात्मक है, राज्य को प्रोविजन करता है कि राज्य काम करे या ना करे, कानून बनाए मतलब उनको लागू करे या ना करे, ये राज्य के ऊपर मन मर्जी पे छोड़ देता है। मूल अधिकार की फिर बात करें तो न्यायोचित है, आपको पता होगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और किसके अंतर्गत जा सकते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाई कोर्ट के लिए प्रोविजन किसके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जाते हैं। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देखे तो गैर न्यायोचित है, इसको इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं आप। तीसरा यहाँ पे देखें फिर से देख लेते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत तीसरा प्रोविजन क्या है, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, किसका फंडामेंटल राइट का, जबकि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। यही कथन दिया हुआ था वहाँ पे, तो गलत हो गया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक लोकतंत्र नहीं दिया था, केवल सामाजिक लोकतंत्र स्थापित सामाजिक कल्याण दिया हुआ था वहाँ पे स्थापित करना, तो इसलिए गलत हो गया था। चलिए यहाँ पे चौथा देखते हैं। ये कानूनी रूप से मान्य है जबकि ये नैतिक रूप से मान्य है। नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है, मतलब नैतिक इथिकल है और राजनीतिक रूप से अगर सरकार चाहे तो कानून बना के इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। किसको, डीपीएसपी को। अगला कथन है ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करती है, इस प्रकार ये व्यक्तिगत है। दूसरा चीज़ देखें इसमें डीपीएसपी में इन्हें लागू कराने के लिए किस, देखिए यहाँ पे सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहित करती है, इन्हें स्वतः लागू नहीं होता है, इसको लागू कराना पड़ता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया। अगर अगला देखें इसमें इनको लागू कराने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः लागू होते हैं, जबकि इनको लागू करवाना पड़ता है।
अब देखिए इसमें न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि वो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन की विधि मतलब उसकी कार्रवाई और उसकी जांच कर सकती है। अवैध घोषित करते अगर कोई कानून बना करके किसी विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो जहाँ तक उल्लंघन हो रहा है उसको नल एंड वैलिफाइड कर देगा, मतलब उसको जीरो घोषित कर देगा, को अमान्य घोषित कर देगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, उसको सरकार चाहे तो इम्प्लीमेंट करेगी, नहीं करेगी। तो इस तरीके से प्रोविजन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं IUCN स्टेटस ये है। चंबल नदी और उड़ीसा आंध्र प्रदेश के रीजन में पाया जाता है, वहाँ मध्य प्रदेश का रीजन छोड़ दिया गया था इसलिए गलत था। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो आप इनमें से बताइए उपरोक्त का सही अर्थ निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत आता है। कथन ए दिया हुआ अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान। कथन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 17 और भाग यहाँ पे इनके अंतर्गत। आप यहाँ पे देखिए सीधा इसका सभी लोगों का आंसर पता होगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भाग 3 है, भाग 4 नहीं, भाग 3 के अंतर्गत दिया गया, गारंटीकृत किया गया है कि आपके निजता के अधिकार, जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक भाग हैं। अब इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए पूछ सकता है कौन से केस में आया था, तो इसको देखिए KS पुट्टास्वामी मामले में आया था और सर्वसम्मत से निजता के अधिकार को क्या माना गया था, मौलिक अधिकार माना गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है ये, और इसमें क्या गया पर्सनल राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रोविजन है। IC के अंतर्गत है निजता का अधिकार। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा था, सी था। उम्मीद है आपने सही आंसर लगाया होगा। आपने जो भी इसको किया है आप जरूर नीचे बताएं कि आपने कितना सही किया। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।